हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों की ये बीए थर्ड सेमेस्टर की क्लास लेकर आपके समक्ष उपलब्ध हुआ हूँ। मैंने आप लोगों को बीए थर्ड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र में 2 यूनिट का अध्ययन अभी तक करा दिया था। इसके बाद फिर आज हम लोगों को तीसरी यूनिट का अध्ययन करना है। पिछली 2 यूनिट में हम लोगों ने सबसे पहले वाली जो यूनिट थी उसमें एजुकेशन एंड फिलॉसफी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद फिर जो दूसरी यूनिट थी हम लोगों ने उसमें प्रमुख भारतीय दर्शन में वेदांत और भगवत गीता के बारे में पढ़ा था। मैंने आप लोगों का दूसरे यूनिट का जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है एमसीक्यू, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, वो अभी नहीं कराया है। मैंने सोचा कि थर्ड यूनिट की जो क्लासेस हैं उसको भी करवा दूं और फिर इन दोनों यूनिट का जो क्वेश्चंस है एक ही साथ कंबाइन करके करवा दूंगा। यानी आपका किसी भी यूनिट का क्वेश्चंस बाकी नहीं रहेगा। हाँ, ये है कि इस बार जो है क्वेश्चंस के मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया था, तो क्वेश्चंस आपको तीसरे यूनिट वाली जो क्लास रहेगी उसके साथ में मिल जाएगा। और आपका जैसा कि देखिए तीसरा जो यूनिट है वो कुछ प्रसिद्ध जो है पश्चिमी दर्शन से संबंधित है। जैसे हम लोगों ने भारतीय दर्शन में भगवत गीता और वेदांत के बारे में पढ़ा, तो उसी प्रकार से पश्चिमी दर्शन में तीन पर जो दर्शन है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में आप लोग को तीसरी यूनिट में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग को आदर्शवाद के पढ़ना है। आदर्शवाद आइडियलिज्म जिसके नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे उसमें प्रकृतिवाद पढ़ेंगे, नेचुरलिज्म पढ़ेंगे। और फिर आगे जो तीसरी क्लास होगी उसमें हम लोग प्रयोजनवाद या प्रैग्मेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से पश्चिमी दर्शन के बारे में ही आपको इस तीसरे यूनिट में पढ़ना है। और फिर इसी प्रकार से क्रम से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। और मैंने आप लोग को जैसा कि पहले कहा था कि आपका जो सिलेबस है वो आपके एग्ज़ाम तक मैं पूरा कराने का प्रयास करूंगा और जहां तक हो सकेगा मैं इसको ज़रूर कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपका जो तीसरा यूनिट है उसका जो शुरुआत वाला जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं उसको, एक्चुअली देखिए थोड़ा सा हेल्थ इश्यू हो जाने की वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी और आज भी देखिए गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आवाज़ में थोड़ा सा फर्क दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी चलते हैं, क्लासेस आपकी शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, जैसा कि देखिए हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन कर रहे हैं और मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका कौन कौन सा यूनिट किस किस नाम से है। सिलेबस बताते समय मैंने एकदम एग्जैक्ट क्लियरली आप लोग को बता दिया था। जैसे कि देखिए आपके इस यूनिट का नाम क्या है, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न फिलॉसफी, यानी पश्चिमी दर्शन का संक्षिप्त परिचय। और पश्चिमी दर्शन में हम लोगों को आपके थर्ड सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 3 पश्चिमी दर्शन के बारे में पढ़ना है। पहला है आदर्शवाद जिसको आइडियलिज्म कहा जाता है, दूसरा है प्रकृतिवाद जिसको नेचुरलिज्म कहा जाता है, और तीसरा है प्रयोजनवाद जिसको प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है। इन्हीं के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में अध्ययन शुरू करते हैं, आदर्शवाद के बारे में। यानी आदर्शवाद या आइडियलिज्म क्या है। ये देखिए आदर्शवाद और आइडियलिज्म जो है ये पश्चिमी दर्शनों में सबसे प्रसिद्ध दर्शन है और ये दर्शन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसका अध्ययन बहुत ही जरूरी होता है, तो इसीलिए आपके सिलेबस में इसको शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आदर्शवाद का अर्थ क्या होता है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि आइडियल, आदर्श। ठीक है, और उसके बाद फिर इसकी परिभाषा देखेंगे कि किस किस विद्वान के द्वारा इसकी कौन कौन सी परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो जैसे देखिए आदर्शवाद क्या है कि दार्शनिक विचारधारा है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि आदर्शवाद दर्शन की एक विचारधारा है जिसमें यह माना जाता है कि वास्तविकता का जो मूल है, आधार है, वो विचार है, आत्मा है, चेतना है, न कि भौतिक वस्तुएं। यानी कहा जा रहा है कि जो भी वास्तविकता हमारे सामने दिखती है उसकी वजह जो है वो विचार होता है, आइडिया होता है, आत्मा होती है, लोगों की चेतना, कॉन्शसनेस होता है, न कि कोई भी भौतिक वस्तु होती है। अर्थात दूसरे तरीके से देखिए इसको क्या कहा जा सकता है कि दुनिया की हर वस्तु और घटना का मूल कारण हमारा मन और विचार है। यानी ये कह रहा है कि इस दुनिया में जो कुछ भी चीज़ें देखी जाती हैं तो उनके अस्तित्व का जो वजह है वो हमारा मन और हमारा विचार है।
यदि हमारा मन और हमारा विचार किसी चीज़ के लिए करता है तो हम उस चीज़ को पाना चाहते हैं और वो चीज़ अस्तित्व में रहती है। अगर हमारा मन नहीं है, हमारा विचार नहीं है, तो फिर उस वस्तु का भी अस्तित्व हमारे लिए नहीं होता है। देखिए, सरल शब्दों में क्या कहा जा सकता है कि आदर्शवाद मानता है कि मन और विचार ही वास्तविक हैं, पदार्थ नहीं। यानी आदर्शवाद क्या कह रहा है कि जो मन और विचार है वही सत्य सत्य है, वही वास्तविक है, वही रियल है। बाकी ये जो पदार्थ हैं, ये मैटर हैं, ये वास्तविक नहीं है, ये नष्ट हो जाएंगे, क्षण भर के हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन किसी का मन और विचार वो हमेशा जीवित रहता है। कोई व्यक्ति रहे चाहे ना रहे, लेकिन उसके विचार, उसकी आदर्श, उसकी भावनाएं वो हमेशा रहती हैं। देखिए, अब देखिए आदर्शवाद की परिभाषा भी देख लेते हैं। ये तो हम लोगों ने देखा आदर्शवाद का अर्थ। अब देखिए परिभाषा में क्या है कि आदर्शवाद एक दार्शनिक विचारधारा है जो आत्मा के बारे में, मन के बारे में, विचार के बारे में, चेतना के बारे में और आदर्श मूल्यों का वास्तविक मूल मानती है। यानी आदर्शवाद में इतनी सारी चीज़ों का समावेश रहता है। क्या क्या चीज़ रहता है कि यह आत्मा की बात करता है, मन की बात करता है, विचार की बात करता है, चेतना की बात करता है और आदर्श मूल्यों को लेकर तब वास्तविकता के बारे में बताता है। कुछ प्रमुख विचारकों के द्वारा दी गई महत्वपूर्ण परिभाषाओं को भी देख लिया जाए। जैसे देखिए, इस विचारधारा के देखिए सबसे प्रमुख जो प्रवर्तक है वो प्लूटो को माना जाता है और उनके द्वारा यानी प्लेटो के द्वारा ही जो सबसे पहली परिभाषा दी गई वो क्या है कि आदर्शवाद ही वास्तविकता है, भौतिक संसार अस्थायी है, वास्तविक सत्य आदर्श जगत में है। यानी वास्तविक जो सत्य है वो आदर्श जगत में है, भौतिक संसार जो है अस्थायी है। ठीक है, यानी आइडियल या आदर्श ही वास्तविक है। इसके अलावा देखिए जे.एस. रॉस ने क्या परिभाषा दी है। जे.एस. रॉस के द्वारा कहा जाता है कि आइडियलिज्म मानता है कि विचार, आइडिया और आदर्श आइडियल ही अंतिम सत्य हैं और शिक्षा का उद्देश्य इनका विकास करना। यानी नए नए विचार, नए नए आदर्श ही हैं जो शिक्षा को बेहतर बना सकते हैं, शिक्षा को उन्नत बना सकते हैं। भौतिक वस्तुएं, भौतिक चीजें नहीं बना सकती। उसके बाद फिर देखिए जे.ए. लेग के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि आदर्शवाद का विश्वास है कि वास्तविकता मन, आत्मा पर आधारित है, न कि पदार्थ। यानी आदर्शवाद कह रहा है कि वो इस चीज पर विश्वास करता है कि किसी चीज की वास्तविकता जो है वो किस चीज पर डिपेंड है, माइंड यानी मन पर और आत्मा पर, और उसी के आधार पर किसी वस्तु का वैल्यू है, अस्तित्व है, न कि भौतिक चीजों पर, न तो भौतिक पदार्थों पर। उसी प्रकार से देखिए एक और विद्वान है ह्यूजेस, उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है कि उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आइडियलिज्म इज द असर्शन दैट द अल्टीमेट रियलिटी इज टू बी इंटरप्रिटेटेड इन टर्म्स ऑफ माइंड, स्पिरिट और आइडिया, नॉट मैटर। यही बात इन्होंने भी दोहराई है कि अंतिम सत्य को मन, आत्मा या विचारों के रूप में समझा जा सकता है, पदार्थ के रूप में नहीं। यानी जो अंतिम सत्य होता है, अल्टीमेट ट्रूथ होता है, उसको मन, आत्मा और विचार के रूप में हम समझ सकते हैं, पदार्थ के रूप में नहीं। उसके बाद फिर देखिए हमारे देश के भी एक महान विद्वान, महान प्रसिद्ध व्यक्ति, महान राजनेता महात्मा गांधी जी के द्वारा भी, एक महान दार्शनिक भी हैं ये, तो इनके द्वारा देखिए क्या कहा गया कि सच्ची शिक्षा वही है जिससे शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास हो। ये गांधी जी का शिक्षा दर्शन जो है आदर्शवाद पर आधारित। यानी देखिए इन्होंने भी आदर्शवाद को महत्व दिया और कहा कि हम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ले रहे हैं, उससे बड़ी बड़ी भौतिक चीज़ें हासिल कर ले रहे हैं, तो वो अच्छी शिक्षा वास्तविक शिक्षा नहीं होगी, बल्कि अच्छी शिक्षा, वास्तविक शिक्षा वो होगी जिससे हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारी आत्मा, उसका सर्वांगीण विकास, वो स्वच्छ हो, वो पवित्र हो, तभी हम अच्छी शिक्षा को मान सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने ये आदर्शवाद की परिभाषा देखी विभिन्न विद्वानों के द्वारा। अब देखिए आदर्शवाद से संबंधित कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आदर्शवाद से संबंधित कुछ प्रमुख दार्शनिकों के
नाम बताइए। तो देखिए, आदर्शवाद से रिलेटेड कुछ प्रमुख दार्शनिक कौन कौन से हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो कौन है, प्लेटो है। इन्हीं को देखिए जनक माना जाता है इसका। देखिए, आदर्शवाद के जनक अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में, एक नंबर वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए कि आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, प्लेटो को। इन्होंने कहा था कि भौतिक वस्तुएं क्षणभंगुर हैं, वास्तविकता जो है वो शाश्वत विचारों में है। अब जैसे देखिए, इन्हीं के विचारों को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने इस तरीके का विचार दिया, इस तरीके का सोचा, तभी तो हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। अगर इन्होंने कोई भौतिक वस्तु बनाई होती तो वो भौतिक वस्तु का अस्तित्व रहता कि नहीं रहता, ये संभव नहीं है। लेकिन इनका जो विचार है वो हमेशा के लिए देखिए जीवित रहेगा, वो हमेशा चलता रहेगा। उसी प्रकार से देखिए, दूसरे जो व्यक्ति हैं सुकरात हैं। इन्होंने देखिए ज्ञान और नैतिकता पर बल दिया। उसके बाद देखिए, इससे संबंधित तीसरे जो दार्शनिक है वो हेगल हैं। इन्होंने देखिए एब्सोल्यूट आइडियलिज्म का जो है प्रचार किया, ये उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। उसके बाद फिर देखिए इमैनुअल कांट हैं। इन्होंने क्रिटिकल आइडियलिज्म का समर्थन किया। उसी प्रकार से देखिए, भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो अद्वैत वेदांत है जिसको शंकराचार्य जी ने दिया था, उन्होंने भी इसको आदर्शवाद का एक स्वरूप मानकर इसका प्रचार प्रसार किया था। उनके द्वारा कहा गया कि जहाँ ब्रह्म यानी चेतना है वहीं पर सत्य है, यानी जहाँ पर ब्रह्म है, जहाँ पर चेतना है, वहीं पर सत्यता है। अब देखिए, आदर्शवाद की विशेषताएं देख लेते हैं कि आदर्शवाद किस तरीके से महत्वपूर्ण होता है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए, आदर्शवाद की विशेषताएं, तो सबसे पहला विशेषता इसका क्या है कि आदर्शवाद जो है वो वास्तविकता का आधार विचार होता है। जैसे आदर्शवाद मानता है कि विचार और आत्मा ही वास्तविक हैं, भौतिक जगत अस्थायी है। दूसरी विशेषता इसका क्या है कि यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण को प्रधानता देता है। इसमें देखिए, आत्मा को, नैतिकता को और धर्म को बहुत महत्व दिया जाता है। तीसरी विशेषता क्या है कि इसमें ज्ञान का स्रोत मन और आत्मा को माना जाता है। यानी ये कहता है कि ज्ञान बाहरी अनुभव से नहीं बल्कि आत्मा और विचारों से प्राप्त होता है। यानी हमारी आत्मा और हमारे विचार ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने का कोई और दूसरा स्रोत नहीं है। इसके अलावा देखिए, इसकी चौथी जो विशेषता है वो मूल्य आधारित दर्शन है। यानी इसमें सत्य की बात की जाती है, सौंदर्य की बात की जाती है, नैतिकता की बात की जाती है। इन सभी मूल्यों पर यह जोर देता है, बल देता है। यानी सत्यता होनी चाहिए, सौंदर्य होनी चाहिए, आपकी बोली, भाषा, वचन, ये सब एकदम ऐसा होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को सुनने के बाद आपको कुछ ऐसा न कहना पड़े बल्कि वो आपकी प्रशंसा करे। इसके जो है ये महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसके बाद फिर देखिए, पांचवी विशेषता है शिक्षा का उद्देश्य। यानी इसमें चरित्र निर्माण की बात की जाती है, नैतिक विकास की बात की जाती है, आध्यात्मिक उन्नति की बात की जाती है। तो इस तरीके से इसकी ये महत्वपूर्ण विशेषता है। अब देखिए, आदर्शवाद और शिक्षा, यानी आदर्शवाद का शिक्षा से क्या रिलेशन है, ये दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए, आदर्शवाद और शिक्षा, तो पहला क्या है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, यानी आदर्शवाद किस प्रकार की शिक्षा की बात करता है। तो देखिए, आदर्शवाद में कहा जाता है कि शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए वो आत्मिक विश्वास यानी आध्यात्मिक विकास होना चाहिए स्टूडेंट का। दूसरा चीज क्या कहता है कि छात्रों का नैतिक और चारित्रिक विकास होना चाहिए, यानी उनका नेचर अच्छा होना चाहिए, उनका चरित्र अच्छा होना चाहिए, उनको नैतिक रूप से बेहतर बनाया जाना चाहिए, उनको सही गलत इन सब चीज़ की पहचान करनी चाहिए। वो उनको जो भी चीज़ काम करना है वो इसी के आधार पे करनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, इसमें सत्य की बात की जाती है, सौंदर्य की बात की जाती है और अच्छाई की प्राप्ति की बात की है। यानी जो भी चीज़ की जाए, जो भी काम किया जाए वो सत्य के रूप में आधारित हो, वो अच्छा हो, दिखने में सही हो, साफ सुथरा हो, सुंदर हो और अच्छा होना चाहिए। इसके बाद देखिए, पाठ्यक्रम में क्या कहा जा रहा है कि पाठ्यक्रम में छात्रों को क्या क्या चीज़ों पर जोर देना चाहिए, साहित्य पर, दर्शन पर, कला पर, धर्म पर, नैतिक शिक्षा पर विशेष बल देते हुए छात्रों को इन सारी चीज़ों का अध्ययन कराना चाहिए।
इसके अलावा यह देखिए, विज्ञान और तकनीकी विषयों को जो है कम महत्व देता है। यानी इस ऐसा नहीं है कि विज्ञान तकनीकी विषयों को पढ़ने से मना करता है, लेकिन महत्व ज़्यादा किसको दिया जा रहा है? साहित्य को, दर्शन को, कला को, धर्म को, नैतिक शिक्षा को। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि इससे आध्यात्मिक विकास होगा, नैतिक विकास होगा और अच्छे चरित्र का विकास होगा। आप लोग देखते होंगे कि विभिन्न प्रकार के जो धारावाहिक दिखाए जाते थे अपने देश में टीवी चैनलों पर, रामायण, महाभारत, तो इस तरीके की जो धारावाहिक दिखाए जाते थे, इनसे देखिए हमको क्या किया जाता था कि हमको बेहतर तरीके से जो चरित्रों का उसमें चित्रण किया जाता था, जैसे भगवान श्री राम के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के रूप में, तो इन लोगों के बेहतर चरित्र को हमको दिखा के उसी तरीके का करने के लिए कहा जाता था कि जैसा उन्होंने अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ व्यवहार किया, इस तरीके से आप भी करिए अपने जीवन में। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें बताई जाती है। उसी प्रकार आप लोग देखते हैं विभिन्न प्रकार की कविता हैं, कहानियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के दोहे होते हैं, तो उसमें कितनी अच्छी बातें लिखी गई होती हैं और स्टूडेंट उन सारी चीज़ों पर गौर करके अगर आगे बढ़े तो अपने जीवन में वो उसी तरीके से कार्य करता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों पर ज़्यादा जोर दें और विज्ञान और तकनीकी पर जोर कम दिया गया है। क्यों दिया गया है? कि विज्ञान और तकनीकी एक ऐसे विषय हैं जो भौतिकवादी होते हैं, भौतिकता पर ज़्यादा जोर देते हैं। यानी इन विषयों का अध्ययन करने वाले जो लोग होते हैं, वो धन कमाना चाहते हैं, नई-नई भौतिक चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर नैतिक विकास, चारित्रिक विकास उस तरीके का नहीं होता है। ठीक है? इसके बाद फिर देखिए, जो है आदर्शवाद शिक्षण पद्धति की बात करता है, यानी किस प्रकार की शिक्षण पद्धति अपनाई जानी चाहिए। देखिए ये कहता है कि व्याख्यान पद्धति को अपनाया जाना चाहिए, यानी लेक्चर मेथड के माध्यम से छात्रों को पढ़ाया जाना चाहिए और लेक्चर मेथड बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। इसके अलावा देखिए, उन्होंने संवाद पद्धति की भी बात कही, यानी सुकरात के द्वारा भी कहा गया था कि आपस में टीचर और स्टूडेंट के बीच में संवाद होना चाहिए, कोई भी चीज़ एक तरफा नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि टीचर ही सब कुछ बताता चला जाए, स्टूडेंट का उससे कोई इंटरेक्शन ना हो। और तीसरा तरीका इन्होंने क्या होता है कि नैतिक उपदेश, यानी स्टूडेंट को बीच बीच में मोरल इंस्ट्रक्शन भी देते रहना चाहिए, जिससे उनके अंदर उस क्षेत्र के प्रति, अपने विषय के प्रति लगाव तो बना ही रहे, लेकिन उनके अंदर की जो नैतिकता है वो भी बनी रहे। ठीक है? अब देखिए, इसमें शिक्षक की भूमिका क्या है, शिक्षक का रोल क्या है, ये बताता है। ये बताता है कि शिक्षक को एक आदर्श व्यक्तित्व माना गया, यानी कहा जा रहा है कि शिक्षक जो बच्चों को शिक्षा देता है उसका व्यक्तित्व आदर्श होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे उसी के व्यक्तित्व को देखकर फिर उसी तरीके से अपने खुद के अंदर व्यक्तित्व का विकास करेंगे। तो टीचर का व्यक्तित्व बहुत बेहतर होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि उसके जो स्टूडेंट हैं उसके चीज़ों को कॉपी करें, उसी तरीके से करना चाहे। पता चले गलत तरीके, तौर तरीके अगर टीचर कोई अपनाता है तो बच्चे भी उसी तरीके से करेंगे, जिससे उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा देखिए क्या कहता है कि शिक्षक को विद्यार्थियों का मार्गदर्शक होना चाहिए, दार्शनिक होना चाहिए और मित्र होना चाहिए, यानी उनको अच्छे रास्ते बताने चाहिए, उनको सही चीज़ और गलत चीज़ में फ़र्क बताना चाहिए, उसमें भेद करने सिखाना चाहिए, उनको सही कार्य करने के लिए कहना चाहिए और उनका एक मित्र भी होता है। यानी उनको अगर कोई कठिनाई है, कोई समस्या है, तो वो बेहिचक, जैसे एक मित्र को अपनी समस्या कोई बता देता है, तो उसी तरीके टीचर को भी अपनी सारी समस्या बता दे। तो इस तरीके से टीचर का व्यवहार होना चाहिए। ठीक है? आप देखिए, आदर्शवाद के कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, पहला उदाहरण एक है कि देखिए, एक शिक्षक यदि विद्यार्थियों को केवल सूचना न देकर उनके चरित्र का निर्माण करे, नैतिकता का विकास करे, आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है, तो वह आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाता है। यानी क्लास में जाकर बच्चों को नई नई इंफॉर्मेशन ना दे, बल्कि बच्चों को बताए कि एक बेहतर अच्छा चरित्र कैसे बनेगा, आपको किस तरीके से काम करना चाहिए, आपको किस तरीके से लोगों के बारे में सोचकर, किसी चीज़ की सही गलत के बारे में सोचकर काम करना चाहिए, अपने परिवार के, अपने समाज के क्या मूल्य हैं, क्या नीतियां हैं, क्या तौर तरीके हैं, उनको आपको मानना चाहिए, उनको बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और एक आदर्श जीवन किस तरीके से जिया जाता है, ये सारी चीज़ें जब वो बताता है तब कहा जाता है कि वो टीचर जो है वो आदर्शवादी विचारधारा वाला है। दूसरा देखिए उदाहरण है, प्लेटो की रिपब्लिक नामक एक रचना है, उसमें कहा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य सत्य की प्राप्ति, सौंदर्य और सद्गुण की प्राप्ति होनी चाहिए। यानी शिक्षा प्राप्ति का मतलब होना चाहिए
कि जो चीज़ें आप सीखो, जो चीज़ें प्राप्त करो वो सत्य होनी चाहिए, किसी से चुराई हुई नहीं होनी चाहिए, किसी की कॉपी की गई नहीं होनी चाहिए। वो सुंदर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए और उसमें अच्छे-अच्छे गुण होने चाहिए, सद्गुणों से पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है? अब देखिए आदर्शवाद की कुछ खूबियाँ भी हैं, उसको भी देख लेते हैं। खूबियाँ क्या हैं? मेरिट्स ऑफ आइडियलिज्म। तो देखिए पहली खूबी क्या है कि यह शिक्षा को मूल्य आधारित बनाता है। दूसरी खूबी क्या है कि इसमें नैतिकता और चरित्र निर्माण पर बल दिया जाता है। तीसरी खूबी क्या है कि यह शिक्षक के आदर्श व्यक्तित्व को महत्व देता है। चौथी खूबी क्या है कि यह शिक्षा को आध्यात्मिक और सार्वभौमिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यानी कहा जाए कि इस तरीके से इसकी चार ये महत्वपूर्ण खासियत हैं। इसकी देखिए कुछ लिमिटेशंस भी हैं। देखिए कोई भी चीज़ 100% तो सही नहीं होती है, तो उसकी कुछ कमियां भी होती है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो वो देखिए इसकी क्या है, सीमाएं क्या हैं कि भौतिक जीवन की वास्तविकताओं को नज़रअंदाज करता है। यानी कहा जा रहा है कि पूरी तरह से भौतिकवादी चीज़ों को, भौतिकता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता आज के आधुनिक युग में। थोड़ा बहुत तो भौतिक होना पड़ेगा। अगर आप भौतिक नहीं होगे तो आपका जीवन यापन करना ही कठिन हो जाएगा, क्योंकि आज का जो संसार है वो देखिए भौतिकतावादी संसार है। आपके पास धन नहीं होगा, आपके पास घर मकान नहीं होंगे तो लोग आपको उस तरीके से सम्मान नहीं देंगे, आपके पास पैसे नहीं होंगे तो लोग आपकी बातों का वैल्यू नहीं करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा बहुत भौतिकवादी आपको होना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को यह महत्व नहीं देता, तो ये भी इसकी लिमिटेशन है। देखिए आज का जो ज़माना है विज्ञान और तकनीकी का ज़माना है। अगर आप पूरी तरह से आदर्शवादी विचारधारा के रहेंगे कि नहीं हमको अपने पुराने तौर तरीके से रहना है, हमको पुराने तौर तरीके से खाना पीना है, हमको पुराने तौर तरीके से सोना है, बैठना है, लोगों से बात करना है, तो आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि ये ज़माना जो है टेक्नोलॉजी। अब अगर आप कहेंगे कि नहीं हम फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम तो पत्र से किसी को कोई खबर करेंगे, तो फिर आप पिछड़ जाएँगे। ठीक है? इसके बाद देखिए यह अत्यधिक सैद्धांतिक और अमूर्त है। यानी अभी ज़्यादा सिद्धांतों की बात करेंगे आप, ज़्यादा सिद्धांतों के आधार पर चलेंगे, ज़्यादा सैद्धांतिक हो जाएँगे, तो फिर आप इस संसार में एडजस्ट नहीं कर पाएँगे, आप लोगों से पिछड़ जाएँगे और आप जो है हर समस्या से परेशान हो जाएँगे। ठीक है? और अमूर्त विचारधारा वाला भी नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़ी-थोड़ी मूर्तता भी होनी चाहिए। व्यवहारिक जीवन की समस्याओं का समाधान कम देता है। अब पूरी तरह से आदर्शवादी होना, नैतिकवादी होना, सत्यवादी होना, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो व्यवहारिक समस्याएँ हैं उसका समाधान आप सही से नहीं कर पाओगे, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और प्रैक्टिकली ही आपको अपने इस संसार में जो भी कार्य हैं उसको करना पड़ेगा। तो यानी आपको पूरी तरह से आदर्शवादी नहीं, हाँ, जहाँ आदर्शवाद की ज़रूरत है, जहाँ आदर्श होना चाहिए वहाँ आप रहिए। जहाँ नैतिकता आपकी चल सके जहाँ तक, वहाँ तक नैतिक बने रहिए। जहाँ तक सत्य के रास्ते पर आप चल सकते हैं, संभव है वहाँ तक चलिए। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमेशा इन्हीं पे चलेंगे, तो आप इस संसार में एडजस्ट नहीं कर पाएँगे। अब देखिए इसका कंक्लूज़न क्या निकल के आया? कंक्लूज़न ये निकल के आ रहा है कि आदर्शवाद जो है वो शिक्षा को उच्च मूल्यों और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जोड़ता है। यह मानता है कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य सत्य, सौंदर्य और अच्छाई है। इसकी प्राप्ति ही चरित्र निर्माण है। यद्यपि इसकी व्यवहारिक सीमाएं हैं, फिर भी यह शिक्षा को मूल्यपरक यानी वैल्यू ओरिएंटेड बनाने में सबसे प्रभावी दर्शन है। अगर पूछा जाए कि वह कौन सा दर्शन है जो शिक्षा को मूल्यपरक बनाने में बहुत ही प्रभावी है, तो वो आदर्शवाद दर्शन है। और आदर्शवाद जो है एक पश्चिमी दर्शन का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके प्रणेता कौन थे? तो प्लेटो को बता सकते हैं। ठीक। अब देखिए यही जो हम लोगों ने आदर्शवाद के बारे में पढ़ा है, इसको देखिए हम लोग टेबलर फॉर्म में सारणी के रूप में भी किस तरीके से देख सकते हैं। अभी हम लोगों ने जितनी सारी चीज़ें चीज़ें वही, ये देखिए क्या है कि आपको रिवीजन करने के लिए बहुत ही कारगर होगा, बहुत शॉर्ट में होगा। देखिए जैसे एक एक करके देख लेते हैं सारणी में। जैसे सबसे पहले परिभाषा, तो परिभाषा देखिए क्या कह रही है इसकी कि आदर्शवाद मानता है कि वास्तविकता का आधार आत्मा, चेतना और विचार हैं, भौतिक वस्तुएं अस्थायी हैं। इससे संबंधित देखिए प्लेटो का एक विचार है उदाहरण के रूप में, कि प्लेटो ने कहा था कि विचार ही वास्तविक है।
उसी प्रकार से देखिए इससे संबंधित प्रमुख दार्शनिकों में हम लोगों ने देखा सुकरात, प्लेटो, हेगल, कांट, शंकराचार्य एक भारतीय दर्शन शास्त्री हैं। उदाहरण में देखिए प्लेटो की जो रिपब्लिक रचना है उसको देख सकते हैं। इसकी मुख्य विशेषताओं को देखिए इस तरीके से देख सकते हैं कि यह वास्तविकता का आधार विचार को मानता है, आत्मा और नैतिकता पर बल देता है, ज्ञान का स्रोत यह मन और आत्मा को मानता है, मूल्य आधारित दर्शन है यह शिक्षा का उद्देश्य आत्मा और चरित्र का विकास मानता है। उदाहरण में जैसे यह सत्य, सौंदर्य और अच्छाई की प्राप्ति पर बल देता है। इसके अनुसार देखिए शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या है, आत्मा का विकास, नैतिक एवं चारित्रिक, धार्मिक और नैतिक शिक्षा, विकास, सत्य, सौंदर्य और अच्छाई की प्राप्ति है। यानी ये सारी चीजें इसकी शिक्षा का उद्देश्य है। ये अपनी शिक्षा के उद्देश्यों में इन्हीं सारी चीजों को शामिल करता है। इसका पाठ्यक्रम देखिए क्या कह रहा है ये, कि पाठ्यक्रम में साहित्य, कला, धर्म, दर्शन, नैतिक शिक्षा पर जोर देता है और विज्ञान और तकनीकी को यह कम महत्व देता है। इससे देखिए विद्यालयों में नैतिक शिक्षा का समावेश होता है। तो इतनी इसकी ये सब विशेषताएं हैं। इसके टेबुलर फॉर्म में ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए शिक्षण पद्धति हम लोगों ने देखा था कि किस शिक्षण पद्धति की ये बात करता है। तो देखिए व्याख्यान पद्धति की बात करता है, संवाद पद्धति की बात करता है, नैतिक उपदेश की बात करता है। ये उदाहरण में जैसे देखिए शिक्षक के द्वारा प्रश्नोत्तर माध्यम के द्वारा शिक्षण जब कराया जाता है तो उसमें क्या होता है कि शिक्षक और स्टूडेंट का इंटरेक्शन बना रहता है। इसमें देखिए शिक्षक की भूमिका किस तरीके से होती है कि शिक्षक एक आदर्श व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है, एक दार्शनिक होता है, एक मार्गदर्शक होता है और एक मित्र की तरह क्लास में अपने बच्चों को शिक्षा देता है। शिक्षक स्वयं आदर्श बनकर शिक्षा दे, यानी शिक्षक के अंदर आदर्शवाद की जो झलक दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बच्चों को लगे कि नहीं मेरे टीचर के अंदर ये सब चीज़ें है ही नहीं, ये हमको बहुत ज़्यादा ज्ञान दे। यानी आप बच्चों को जो चीज़ बताएं वो चीज़ आपके अंदर भी दिखनी चाहिए, झलकनी चाहिए, तभी बच्चे आपकी बातों को मानेंगे और उसी के रास्ते पर चलेंगे। अब देखिए इसकी खूबियाँ क्या हैं। खूबियाँ हम लोगों ने अभी देख लिया कि यह मूल्य आधारित शिक्षा की बात करता है, नैतिकता और चरित्र के निर्माण पर बल देता है, शिक्षक को उच्च स्थान दिया जाता है इसमें और आध्यात्मिक दृष्टिकोण इसमें महत्वपूर्ण होता है। यह नैतिक शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों के अंदर इन सारी चीज़ों को विकसित करता है। इसके देखिए कमियां भी हम लोगों ने देखी अभी कि यह विज्ञान और तकनीक की उपेक्षा करता है, ये अत्यधिक सैद्धांतिक और व्यवहारिक जीवन जीने की बात करता है। यानी यह व्यवहारिक और सत्यता वाले वैज्ञानिक जीवन से दूर आध्यात्मिक बात करता है। देखिए यह केवल उपदेशात्मक शिक्षा की बात, यानी कहा जाए कि आजकल की इस प्रकार की शिक्षा अगर आप किसी को देंगे तो लोग आपको कहेंगे कि बहुत ज़्यादा उपदेश मत दीजिए, बहुत ज़्यादा सत्यवादी मत बनिए, बहुत ज़्यादा आदर्शवादी मत बनिए। ज़्यादातर अगर आप आदर्शों के आधार पर चलेंगे तो लोग आपको ठगेंगे, आपका हंसी उड़ाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। निष्कर्ष देखिए क्या है इसका, कि आदर्शवाद शिक्षा को उच्च मूल्यों और चरित्र निर्माण से जोड़ता है, लेकिन इसकी व्यवहारिक सीमाएं हैं। परीक्षा में उत्तर लिखते समय सत्य, सौंदर्य और अच्छाई की प्राप्ति ही इसका उद्देश्य। यानी ये कह रहा है कि परीक्षा में अगर स्टूडेंट आंसर लिख रहे हैं तो उनका आंसर सत्य होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और अच्छाई को समावेशित करने होना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने आदर्शवाद के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी उनका एक एक करके बेहतर तरीके से अध्ययन किया। हालांकि मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप लोगों की सारी चीज़ें दिख रही हैं तो आप लोग उसको देख के भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और मैंने अपनी तरफ से देखिए आप लोगों को हर चीज़ को बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई हों। अगर फिर भी आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पश्चिमी दर्शन का दूसरा दर्शन है यानी प्रकृतिवाद, उसके बारे में पढ़ेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से प्रकृतिवादी दर्शन किस चीज़ पर जोर देता है। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।